तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल नाइन क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का 7वें चैप्टर का तीसरा लेक्चर। ठीक है, तो चलिए, इसमें पहला टॉपिक है हमारे पास एम्पियर का परिपत्र नियम। इसमें बताया गया है एम्पियर के परिपत्र नियम में कि यदि कोई ऋजु रेखा चालक तार हो, एक सीधा तार हो, तो उस तार के चारों ओर एक बंद पथ हो। ठीक है, और उस पथ के अंदर जो सीमित चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसका जो रेखीय समाकलन होता है, ठीक है, सीमित चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है वो म्यू नॉट गुना आई होता है। ठीक है, वो क्या होता है? म्यू नॉट गुना आई होता है। ठीक है, अब इस बात को एक बार हम थ्योरेटिकल रूप में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए, यह नियम स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की परिमेय के समतुल्य है। एक गॉस की परिमेय पढ़ी थी हम लोगों ने दूसरे चैप्टर में, स्थिर वैद्युतिकी में। गॉस का नियम क्या था आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबंध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ठीक बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन परिपथ में प्रवाहित धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, अर्थात B इंटू DL रेखीय समाकलन इजिकल टू म्यू नॉट इंटू आई। चलिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। हम लोगों ने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया, ठीक है, छोटा सा है, समझने की कोशिश कीजिए। समझने की कोशिश कीजिए, ये एक नंबर ऋजु रेखीय चालक तार है। ठीक है, इसका रेखीय समाकलन क्या है? ठीक है, एक वृत्तीय पथ, हम लोगों को इसके चारों एक वर्त बनाना है। वर्त कैसा होता है? वर्त एक रेखा के रूप का होता है। ठीक है, सिर्फ एक ऐसा गोला, एक ऐसी गोल वस्तु जिसमें केवल केवल एक रेखा होती है। ठीक है, तो इस वर्त को हमें बनाना है। ठीक है, इस ऋजु रेखीय चालक तार के चारों ओर एक वर्त बनाना है, एक गोला लेना है। ठीक है, अब उस गोले पर, उस वर्त पर जो एक गोला बना हुआ है, उसका जो सेंटर है, उसका सेंटर इस तार के इस तार की अक्ष पर कहीं भी हो सकता है। ये गोला यहाँ भी हो सकता है, ये गोला थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ठीक है, कहीं भी। तो एक जो इस ऋजु रेखीय चालक तार के लंबवत जो एक वर्त बना हुआ है, एक वर्त बना हुआ है, देखिए ऋजु रेखीय चालक तार ऐसे है और वर्त की जो परिधि है वो ऐसे है। ठीक है, वो कैसे है? वो ऐसे है। ठीक, तो ये क्या हो गई? ये ऋजु रेखीय चालक तार के एकदम ठीक लंबवत हो गई। ठीक है, यहाँ परिधि क्या हो गई? परिधि क्या हो गई? ऋजु रेखीय चालक तार के लंबवत, क्योंकि परिधि ऐसे हो गई और चालक तार ऐसे हो गई। ठीक है, तो इस ऋजु रेखीय चालक तार के कारण इस परिधि के किसी भी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। अब सपोज कीजिए हम लोगों ने एक बिंदु P यहाँ पे मान लिया। ठीक है, यहाँ पे किसी भी एक स्थान पर बिंदु P हमने मान लिया, और इस बिंदु P पर ऋजु रेखीय चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना। तो चुंबकीय क्षेत्र जो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, वो जितनी इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, जितनी इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, उस वैद्युत धारा को हम म्यू नॉट आई से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। ठीक है, हमें क्या हो जाएगा? बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। अब इसमें रेखीय समाकलन का क्या काम है? ठीक है, देखिए, यहां हम एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, यहां हम एक बिंदु पर चुंबक क्षेत्र ज्ञात करेंगे। ठीक है, एक बिंदु पर चुंबक क्षेत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2πr। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। ठीक है, एक धारावाही लूप के कारण बिंदु P पर चुंबक क्षेत्र, बिल्कुल ठीक उसका उल्टा ही है। ठीक है, होगा क्या? म्यू नॉट इंटू आई अपॉन में 2πr, किसी एक बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, अब यदि हमें इस वर्त के प्रत्येक बिंदु का चुंबक क्षेत्र निकालना है, या इस वर्त की जो परिधि है, परिधि पर कुल चुंबक क्षेत्र निकालना है, ठीक है, तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बिंदु P पर उत्पन्न चुंबक क्षेत्र का रेखीय समाकलन, केवल एक बिंदु का, एक बिंदु से गुजरने, एक बिंदु के चुंबक क्षेत्र का अगर हम रेखीय समाकलन कर दें तो हम इस पूरे के पूरे वर्त के बिंदुओं का या पूरे के पूरे वर्त का चुंबक क्षेत्र निकाल सकते हैं। रेखीय समाकलन इसलिए कहा गया क्योंकि वर्त एक रेखा के रूप का होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया? रेखीय समाकलन। ठीक है, तो अब हम आपसे पूछते हैं, या हमसे जो प्रश्न पूछा गया एमपी भाई साहब ने जो हमें बताया, वो बताया कि किसी ऋजु रेखीय चालक तार में एक बंद पृष्ठ से परिबंध चुंबक क्षेत्र, परिबंध चुंबक क्षेत्र
का रेखीय समाकलन, मतलब एक रेखा के अंदर का समाकलन, ठीक है। का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन का मतलब है एक रेखा से परिबंध चुंबक क्षेत्र, एक रेखा से परिबंध चुंबक क्षेत्र, ठीक है। क्या बोल रहा था कि एक ऋजु रेखीय चालक तार के वृत्तीय पथ से परिबंध चुंबक क्षेत्र का रेखीय समाकलन तार में प्रवाहित धारा का म्यू नोट गुना होता है, ये बात हमको बताई गई है। और यहाँ तार के लंबवत चुंबक क्षेत्र की दिशा होती है। तार में विद्युत धारा की दिशा ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। हम दाएं हाथ के दाएं हाथ के नियम से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तार में प्रवाहित चुंबक क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर, ठीक है। और चुंबक क्षेत्र सॉरी विद्युत धारा की दिशा ऊपर की ओर, और चुंबक क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, ऐसे। तो देखिए जो यहाँ पर ये सीख आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो सीख आपको दिखाई दे रही है, ये सीख क्या है, इस चुंबक क्षेत्र को क्या प्रदर्शित कर रही है, लंबवत प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। ये तार है और तार के एकदम लंबवत इस तरीके से ये प्रदर्शित कर रही है, ठीक। तार अगर ऐसे है तो चुंबक क्षेत्र इस दिशा में होगा, ठीक है। अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में, ये उंगलियां बिंदुओं की दिशा में, और इन पर उंगलियों पर जहां बिंदु पी है, ठीक है, या परिधि के जो बिंदु है उन पर चुंबक क्षेत्र की दिशा इस दिशा में, ठीक है। देखिए यहाँ कोई बिंदु है तो इस पर चुंबक क्षेत्र की दिशा ऐसे है, यहाँ अगर कोई बिंदु है तो इस पर भी चुंबक क्षेत्र की दिशा ऐसे है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए प्रत्येक बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की दिशा ऐसी है। तो चलिए अब इस चीज का हम लोगों ने चित्र भी बना रखा है यहाँ पे कि एक लंबा ऋजु रेखीय चालक तार है जिसके चारों ओर एक वर्त है, और वर्त की जो दूरी है वो r है, r दूरी पर एक कोई बिंदु P है, और इस बिंदु P के चारों ओर का एक लघु अवयव क्षेत्रफल, एक बहुत ही छोटा सा अल्प क्षेत्रफल क्या है, dl है। और हमें इस dl लंबाई का जो अवयव है, ठीक है, किसी भी बिंदु की कुछ ना कुछ लंबाई चौड़ाई जो होती है उसको हम एक लघु अवयव लंबाई dl ले लेते हैं, ठीक है। तो dl के कारण बिंदु P पर चुंबक क्षेत्र हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस बात को हम लोगों ने समझ लिया है, पढ़ लिया है, दोबारा से एक बार पढ़ते हैं और इसकी उत्पत्ति करते हैं। कैसे, यह नियम स्थिर वैद्युतिकी में गोस की परिमेय के समतुल्य है, गोस के नियम के जैसा है। इसका मतलब ये है, इसके अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, बंद सीमा ये इसके अंदर मतलब एक रेखीय समाकलन, ठीक है, एक फिक्स एरिया जो कि है बंद परिपथ, ठीक है। बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश यानी कि उसी की सीमा पर, उस बंद परिपथ के ऊपर ही, उसके बाहर नहीं, ठीक है, सीमा के अनुदिश चुंबक क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इस पर किसी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र हो और उसका रेखीय समाकलन, उसका रेखीय समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरे पथ का चुंबक क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। का रेखीय समाकलन परिपथ में प्रवाहित धारा का आई का म्यू नॉट गुना होता है, का रेखीय समाकलन परिपथ में प्रवाहित धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। इसका मतलब है परिपथ जो बंद परिपथ है उससे गुजरने वाला जो कुल चुंबकीय क्षेत्र है जिसको हम रेखीय समाकलन बोल रहे हैं, ठीक है, परिपथ से परिबंध जो कुल चुंबक क्षेत्र है जिसको हम रेखीय समाकलन कह रहे हैं वो किसके बराबर है, परिपथ में प्रवाहित धारा आई का म्यू नॉट गुना है, ठीक है, वो परिपथ में प्रवाहित धारा आई व म्यू नॉट के गुना के बराबर है। चलिए अब ये बात हम लोगों ने यहाँ पर लिखी है, बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर, क्योंकि बी की भी दिशा होती है डीएल की भी दिशा होती है। डीएल एक छोटा क्षेत्रफल है जिसकी दिशा होती है, ठीक है, जैसे कि आप लोग मेरी हथेली देख रहे हैं, ठीक है, ये आपको एरिया दिख रहा है यहाँ पे, इसकी दिशा कहाँ है, इसकी दिशा यहाँ इसके लंबवत है, ठीक है, इसकी दिशा कैसे है, हथेली के लंबवत। हथेली का एरिया तो हो गया ऐसे, ठीक है, प्लेन हो गया, और इस पर इसकी दिशा कैसे होगी, ऐसे। जहां से ये दिखाई देगा वहां ही क्या होगी, इसकी दिशा होगी, ठीक है। और दिशा हमेशा किसी भी क्षेत्र की क्या होती है, क्षेत्र के लंबवत। अगर ये क्षेत्र है तो इसके लंबवत ये इसकी दिशा, ये इसकी दिशा, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ बी वेक्टर इनटू डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई लिखा है, ये समीकरण फर्स्ट हम लोगों ने मानी है, और ये ही एम्पियर का नियम है। अगर आपको 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जा रहा तो आपको एम्पियर का नियम इतना ही लिखना, ठीक है। इसके बाद इसकी उत्पत्ति करते हैं। देखिए माना एक पतली व लंबी ऋजु रेखीय चालक तार है, तार में विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। हमें एक ही लाइन में काम खत्म कर दिया कि माना एक पतली व लंबी ऋजु रेखीय चालक तार में विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। माना इस चालक तार के चारों ओर एक गोलीय पथ है, ठीक है, एक गोल पथ है जिसका केंद्र ओ तार पर ही स्थित है, जिसका केंद्र ओ तार पर ही स्थित है, ठीक है, यानी कि वृत्त पथ का जो केंद्र बनेगा वो कहां बनेगा, वो तार पर बनेगा। इसके बाद कहा गया वृत्त पथ की परिधि पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबक क्षेत्र की गणना करनी है। माना चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबक क्षेत्र, चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबक क्षेत्र निकालने का एक फॉर्मूला। ऋजु रेखीय चालक तार के बाहर किसी बिंदु पर हम लोगों ने चुंबक क्षेत्र निकाला था, ठीक है, ऋजु रेखीय चालक तार के बाहर बिंदु P पर जब चुंबक क्षेत्र निकाला था तो उसका हमारा फॉर्मूला आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आया था किसी भी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र निकालने का।
अब ऋजु रेखे चालक तार से बाहर ही तो ये बिंदु पड़ेंगे, चाहे वो परिपथ पर हो, बंद परिपथ पर हो या चाहे ना हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बंद परिपथ की बात हुई है तो ये ऋजु रेखे चालक तार के बाहर तो है ही, तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने ऋजु रेखे चालक तार के बाहर बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबक क्षेत्र से कंपेयर करके लगाया। तो बी बराबर म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर है। चुंबकीय चूंकि वृत्त पथ से परिधि पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु की दूरी, प्रत्येक बिंदु को ओ से दूरी r है, अतः प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न चुंबक क्षेत्र भी समान होगा। इस वृत्तीय पथ पर जितने भी बिंदु पड़ेंगे उन सब का चुंबक क्षेत्र एक समान होगा, ठीक है, क्योंकि सबकी दूरी एक समान है। चुंबक क्षेत्र एक समान होगा तथा बिंदु P पर चुंबक क्षेत्र की दिशा वृत्तीय पथ पर खींचे गए स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी, तथा बिंदु P पर उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की दिशा वृत्तीय पथ पर खींचे गए स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। अब देखिए ये हमारा वृत्तीय पथ है, ठीक है, और इस वृत्तीय पथ पर ये जो स्पर्श रेखा खींची गई है, देखिए ये स्पर्श रेखा खींची गई है, किसी भी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और ये स्पर्श रेखा जिस दिशा में जाएगी वो ही क्या होगी, चुंबक क्षेत्र की दिशा, ठीक है। यदि हम वृत्तीय पथ पर चुंबक क्षेत्र की दिशा ऐसे ऐसे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये क्या हो गई, चुंबक क्षेत्र की दिशा हो गई। यहाँ पर खींचेंगे तो यहाँ इसकी दिशा हो गई, यहाँ पर ऐसे करके खींचेंगे वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा तो ये क्या हो गई, दिशा, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और ऐसे, ये होती है चुंबक क्षेत्र की दिशा। अब देखिए स्पर्श रेखा की दिशा के अनुदिश होगी। बिंदु P के चारों ओर चुंबक क्षेत्र लघु अवयव dl है, ऐसा चुंबक क्षेत्र मैंने गलत बोल दिया, बिंदु P के चारों ओर का क्षेत्र लघु अवयव dl है तथा dl व चुंबक क्षेत्र B वेक्टर की दिशा एक समान है, ठीक है। यहाँ पर जो चुंबक क्षेत्र, यहाँ पर जो ये होगा हमारा चुंबक क्षेत्र होगा उसकी दिशा भी ऐसी है, और जो बिंदु P होगा उसके चारों ओर का जो लघु अवयव क्षेत्रफल होगा उसकी दिशा भी ऐसी ही है, ठीक है, तो दोनों एक ही दिशा में है। तो यहाँ पर लिखा गया अर्थात थीटा बराबर 0, दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा। अतः वृत्तीय पथ के सभी बिंदुओं पर उत्पन्न चुंबक क्षेत्र वृत्तीय पथ के चुंबक क्षेत्र के रेखीय समाकलन के बराबर होगा, ठीक है। दोबारा देखिए, अतः वृत्तीय पथ के सभी बिंदुओं पर उत्पन्न चुंबक क्षेत्र, ये जितने भी इस पर बिंदु होंगे उन पर सभी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पथ के चुंबक क्षेत्र के रेखीय समाकलन के बराबर होगा। अर्थात वृत्तीय पथ के चुंबक क्षेत्र का रेखीय समाकलन बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का समाकलन, ये वृत्तीय पथ का रेखीय समाकलन है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे का कार्य करता हूं। अरे मैं थोड़ा ऊपर का नहीं आ रहा था, ये लो अब आ गया था, हाँ यहाँ ठीक है। हो गया होगा, चलिए मैं इसको साफ कर दूं, थोड़ा ही करेंगे, साफ करेंगे। ये यहाँ पे b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। चलिए हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। अब आप लोग देखिए इनका वेक्टर का हम लोगों को हटाना है, तो हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे बी इंटू डीएल कोस थीटा। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा यहाँ थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, बी इंटू डीएल कोस 0, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा बी इंटू डीएल, बस, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से बी इंटू डीएल क्या चीज चेंज हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र तो हमने वृत्तीय पथ के सभी बिंदुओं पर एक समान बताया है, ठीक है, चुंबक क्षेत्र तो वृत्तीय पथ के सभी बिंदुओं पर एक समान ही बताया है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी को तो बाहर ले लेंगे, समाकलन किसका होगा, डीएल का, एक लघु अवयव, यहाँ एक लघु अवयव डीएल है, ठीक है, और इस वृत्तीय पथ पर न जाने कितने लघु अवयव डीएल होंगे। अगर हम सभी लघु अवयव डीएल को एक साथ जोड़ दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे वृत्त की परिधि हो जाएगी, क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे वृत्त की परिधि बन करके तैयार हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं वृत्तीय पथ के सभी लघु अवयव डीएलओ का योग कर रहे हैं। समाकलन का मतलब होता है छोटी छोटी चीजों का जोड़ना। तो यहाँ पे अगर हम वृत्तीय पथ के सभी बिंदुओं को जोड़ेंगे, सभी डीएल अवयवों को जोड़ेंगे तो वो 2 पाई आर के इक्वल होगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या है, वहां पे देखिए बी की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू में डीएल, डीएल की वैल्यू भी 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, तो ये आ गया म्यू नॉट इंटू आई, किसके इक्वल लेके चलेंगे हम लोग,
चुंबक क्षेत्र के रेखीय समाकलन के इक्वल। तो ये हम लोगों ने ये कर दिया प्रूफ, ठीक है। ये देखिए कि किसी वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन म्यू नॉट इंटू आई के इक्वल होता है। यही एम्पीयर का परिपथ नियम है। आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर आगे का कार्य करते हैं। तो चलिए भाई, अब अगला नंबर आता है हमारे पास एम्पीयर के परिपथीय नियमों का अनुप्रयोग का। एम्पीयर का परिपथीय नियम तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एम्पीयर के परिपथीय नियमों का अनुप्रयोग, ठीक है। कि इसका अनुप्रयोग क्या क्या है, इसके प्रयोग क्या क्या है। तो देखिए, एक सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको निकालने के लिए इसकी हेल्प की जाती है। अभी जो मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाया था ये वाला, ये प्रोडक्ट ने सॉरी इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं हम इसको। ये जो आपको दिखाया था, अगर एक सीधा धारावाही चालक तार हो, ठीक है, तो इसके कारण बाहर जो इसके बाहर एक वर्त पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ डायग्राम समझाऊं। देख, ये एक चालक तार है जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है और इसके बाहर कोई बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बाहर कोई बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी वगैरह हम लोग को ये सब चाहिए, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कोई ना कोई बिंदु जो है, हम लोग उस बिंदु के चारों ओर का एक क्षेत्रफल मानते हैं dl, ठीक है। एक छोटा सा क्षेत्रफल मानते हैं या एक लघु अवयव मान लेते हैं dl, ठीक है। जिसकी क्या होनी चाहिए, एक दिशा होनी चाहिए, क्योंकि जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा उस बिंदु को कुछ ना कुछ तो वहां एरिया होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हम उसका एरिया की दिशा निकाल सके, क्षेत्रफल की दिशा निकाल सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक तार है, तार एक सीधा रेखा तार है और इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। इसके बाहर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिल्कुल यही बात यहाँ थ्योरेटिकल रूप में लिखी गई है। देखिए, माना एक लंबे तार में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तार से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करनी है। हम बिंदु P से गुजरने वाला एक वृत्त खींचते हैं। देखिए, वृत्त इसलिए खींचा गया है क्योंकि बिंदु P यहाँ पर, बिंदु P कोई एक बिंदु है, ठीक है। इसके तार के बाहर कोई एक बिंदु है, सपोज कीजिए यहाँ कोई बिंदु है, ठीक है। तो एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर दें, ठीक है, और इसी बिंदु से गुजरने वाला एक वृत्त खींचते, तो हम इस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, जितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसको ज्ञात कर सकते हैं। एक बिंदु को ज्ञात कर लें, उसके बाद अगर हमें पूरे के पूरे इस बिंदु के समान जितने भी यहाँ बिंदु रखे हुए हैं वृत्त पर, ठीक है, उस वृत्त पर या इस तार के चारों ओर जितना चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होगा वो सब ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब तार के बाहर अगर हमें चारों तरफ चुंबक क्षेत्र ज्ञात करना तो हमें क्या खींचना पड़ेगा, इसके चारों तरफ एक वृत्त खींचना पड़ेगा, ठीक है। जिससे कि हमें क्या मिलेगा, तार के बाहर उत्पन्न सभी दिशाओं में, तार के बाहर उत्पन्न सभी बिंदुओं पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिखा गया है, गुजरने वाला एक वृत्त खींचते हैं तथा वृत्त को सम्मित होने के कारण, वृत्त के सम्मित होने के कारण, सम्मित का मतलब होता है, देखिए सम्मित वहां होता है बिंदु P से, वृत्त कह देंगे बिंदु P, जितने भी वृत्त पर बिंदु होंगे सबकी दूरी एक समान मिलेगी तार से, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या सबकी एक समान रहेगी, ठीक है। अब देखिए ये तो वर्त है, वर्त का केंद्र जो है वो तार पर है। अगर तार पर केंद्र है तो बिंदु P यहाँ होगा, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी R, ठीक है। बिंदु P चाहे यहाँ हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R, तो सभी दिशाओं में तार से R दूरी, ठीक है, बिंदु P की जो R दूरी है वो इक्वल रहेगी, तो इसलिए हम इसको समित बोले। तथा वर्त के सम्मित होने के कारण वर्त के प्रत्येक बिंदु पर, वर्त पर चाहे जितने बिंदु हो, प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को एक समान मानते हैं, एक समान मानते हैं। जितना भी चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होगा, देखिए अगर बिंदु P यहाँ पर है, इस पर चुंबक क्षेत्र जितना उत्पन्न होगा उतना ही इस बिंदु पर होगा, उतना इस बिंदु पर होगा, और भी अगर हम कोई बिंदु लेंगे तो उस पर भी इतना ही चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होगा जितना की उस बिंदु P पर, ठीक है। सभी बिंदुओं पर एक समान चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। अब इसके बाद माना बिंदु P पर एक लघु अवयव dl है, बिंदु P के चारों तरफ एक छोटा सा अवयव मान लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम dl दिया गया है, ठीक है। अवयव dl है, बिंदु P पर dl चुंबक क्षेत्र B वेक्टर की दिशा एक ही है। बिंदु P पर dl वेक्टर व चुंबक क्षेत्र B वेक्टर की दिशा एक ही है, मतलब कि B की दिशा भी उसी साइड है और dl की दिशा भी उसी साइड है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये हम लोगों ने एक तार ले लिया, ठीक है। तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। बिंदु P की ओर इशारा करेगी, ये उंगलियां, बाएं हाथ का नियम पढ़ा ना, इनके बाद दाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो उसमें बताया गया कि बिंदु हमेशा अंगूठे को रखो धारा की दिशा में अंगूठा रखा, ठीक है, और ये उंगली इशारा करेंगी बिंदु P की ओर, ठीक है। बिंदु P की ओर इशारा करा और हथेली को धक्का देंगे जिस दिशा में, उस दिशा में होगा चुंबक क्षेत्र उत्पन्न, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर बिंदु P है, ठीक है, यहाँ बिंदु P है, ठीक, और बिंदु P पर हम चुंबक क्षेत्र ज्ञात करें, धारा की दिशा ऐसे होगी, बिंदु P की ओर इशारा ये वाली उंगली करेगी, ठीक है, ये वाली उंगली ने इशारा करा हो,
धक्का किस ओर दिया जाएगा हथेली को, इस ओर, ठीक है, इस ओर, या यूं कह दीजिए जिस ओर ये उंगलियां मुड़ेंगी तो आप चुंबक क्षेत्र की दिशा होगी, तो ये उंगलियां कैसे मुड़ेंगी, इस ओर, चुंबक क्षेत्र की दिशा, जिस दिशा में चुंबक क्षेत्र की दिशा है वो उसी दिशा में क्या है हमारा अवयव बिंदु पी की दिशा भी उसी दिशा में होती है, ठीक है। तो बिंदु P की दिशा और चुंबक क्षेत्र B की दिशा दोनों एक ही दिशा में है, तो इसलिए यहाँ थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर लिखा गया है अर्थात थीटा बराबर 0। तो बिंदु P पर उत्पन्न चुंबक क्षेत्र, बिंदु P पर जो उत्पन्न चुंबक क्षेत्र होगा वो होगा डी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर, ये बिंदु P पर उत्पन्न चुंबक क्षेत्र है। अब हम लोग निकालेंगे संपूर्ण वर्ग पर उत्पन्न चुंबक क्षेत्र, संपूर्ण वर्ग के पर उत्पन्न चुंबक क्षेत्र, ये वर्ग पर जो उत्पन्न चुंबक क्षेत्र होगा टोटल, ठीक है, वो सारा निकालना, वो सारा निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रेखीय समाकलन। रेखीय समाकलन मतलब देखिए समाकलन का मतलब होता है छोटे छोटे अवयवों को जोड़ करके एक बड़ा रूप दे देना, ठीक है, या एक बड़ा चुंबक क्षेत्र बना देना, छोटे छोटे अवयवों का चुंबक क्षेत्र को जोड़ करके एक बड़े चुंबक क्षेत्र का निर्माण करना, ये होता है रेखीय समाकलन। समाकलन का मतलब छोटी छोटी चीजों को जोड़ना होता है, ठीक है। तो देखिए अब इस पर वर्त पर बिंदु P, तो जैसा ये बिंदु P है इस प्रकार के पता नहीं कितने बिंदु होंगे, ठीक है, तो हम एक बिंदु का चुंबक क्षेत्र ज्ञात कर लेते हैं और फिर बाकी सबको जोड़ने के लिए क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं, ठीक है। समाकलन में क्या होगा, पूरे वर्त के सभी बिंदु यहाँ पर जुड़ जाएंगे, ठीक। तो हम लोगों ने समाकलन कर दिया इसका, संपूर्ण वर्त पर उत्पन्न चुंबक क्षेत्र बराबर रेखीय समाकलन का होगा बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर इक्वल टू बराबर में वेक्टर को हटाएंगे तो cos थीटा आएगा, b इंटू डीएल cos थीटा, थीटा बराबर 0, तो 0 यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा, मैं यहीं पे लिख दूं, ये चलेगा यहाँ पे b इंटू डीएल, ठीक है, cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो हम लोगों ने cos 0 यहाँ पे रख दिया। अब b तो एक समान है, सभी बिंदुओं पर चुंबक क्षेत्र तो एक समान है, चेंज क्या होगा, डीएल, एक डीएल प्लस दूसरा डीएल प्लस तीसरा डीएल प्लस चौथा डीएल, तो यहाँ पर जो समाकलन होगा वो समाकलन डीएल का ही होगा, बी अगर बाहर निकाल देंगे कांस्टेंट है, डीएल का समाकलन। अब अगर मैं सभी डीएल 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 को जोड़ूंगा तो डीएल बराबर आएगा 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर, ये त्रिज्या मान लेंगे यहाँ पे आर, डीएल बराबर क्या आएगा 2 पाई आर, अगर वर्त के सभी बिंदुओं को जोड़ दोगे तो वर्त की परिधि बनेगी, ठीक है, तो यहाँ पे डीएल की जगह पे हम लोग लिखेंगे पी इंटू 2 पाई आर, ये लेके किसके इक्वल चले थे, हम लोग लेकर के चले थे पी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर, ये हम लोग लेकर के चले थे और ये हमारा आ गया यहाँ पे, इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आहिस्ता इसका मैं यहाँ पे लिख रहा मैं एम्पियर के तथा एम्पियर के परिपथीय नियम से बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर होता है म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 से बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलो रख देता हूं मैं, समीकरण 2 से बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट इंटू आई, ये एम्पियर भाई साहब ने बताया था कि किसी भी चीज का रेखीय समाकलन करोगे तो म्यू नॉट इंटू आई के इक्वल आएगा, ठीक है, और यहाँ म्यू नॉट ये बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर के बराबर यहाँ बी इंटू 2 पाई आर, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई इक्वल टू बी 2 पाई आर, ठीक है। अब यहाँ से b बराबर हो जाएगा, b बराबर ये 2 पाई आर जो है इसकी डिवाइड बाय आर जो b के साथ में लिखा है ये म्यू नॉट इंटू आई के अपोन में आ जाएगा, ये आ गया हमारा तार के बाहर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और ये एम्पियर भाई साहब ने निकाला था, तो ये एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग से हुआ है, एम्पियर के नियम का उपयोग हुआ है इसमें, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे कार्य करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास लंबी प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, लंबी प्रणालिका। अब ये लंबी प्रणालिका कैसी होगी, ठीक है, एक प्रणालिका एक बेलनाकार प्रणालिका होती है, ठीक है, जैसे ये दिखाई गई है, ये बेलनाकार प्रणालिका है, इसके ऊपर विद्युत रोधी तार के फेरे लपेटे गए हैं, ठीक है, तांबे के तार के क्या लपेटे गए, फेरे लपेटे गए। मैं आपको इसको एक डायग्राम के अनुसार समझाता हूँ, देखिए हमने ये बनाया, ये देखिए ये इस प्रकार की एक प्रणालिका होती है, ऐसे ये अंदर से खोखली होती है, ठीक है, और इस खोखली प्रणालिका के ऊपर ये जो आप ब्लैक कलर की लाइनें देख रहे हैं ये तांबे के तार का कार्य कर, ठीक है, इनको एक दूसरे को ऐसे ऐसे लपेट कर इस तांबे के तार को बनाया जाता है, ठीक है। अब इस तांबे के तार को जब इस पर लपेटा जाता है तो इसके अंदर वैद्युत धारा आई प्रवाहित की जाएगी, जब इसके अंदर वैद्युत धारा आई प्रवाहित की जाएगी तो वैद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण इसके सेंटर पर, ठीक है, इसका जो अक्ष है, इसकी जो लंबी अक्ष है उस अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है, इसकी अक्ष है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, आर पार जो यहाँ से उस साइड निकली हुई है, तो इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा।
और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो हम इस अक्ष, इस धारावाही बेलनाकार लूप को, वृत्ताकार प्रणालिका को, लूप तो एक अलग होती है, ये वृत्ताकार सॉरी ये बेलनाकार प्रणालिका है, तो बेलनाकार प्रणालिका के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, हमें क्या करना है, एम्पीयर के परिपत्र नियम अनुसार हम इस प्रणालिका के कुछ हिस्से को किसी आयताकार बंद पथ से क्लोज कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक आयताकार पथ लगा देते हैं, तो इस पर क्या करते हैं, इसके अंदर एक आयताकार पथ लगा देते हैं, ठीक है। आयताकार पथ से क्या होगा, हमें चेक ये करना है कि प्रणालिका के अंदर अगर हम एक प्रणालिका के कुछ हिस्से को एक आयताकार पथ से बंद कर देंगे, तो इस पथ के अंदर, इस पथ की रेखाओं पर, इस पथ की भुजाओं पर कितना कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। ये प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने का एक सटीक तरीका है कि इसके अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है, इसकी अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक। तो आप लोग इस डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल यही डायग्राम हम लोगों ने यहाँ पर बना रखा है, ठीक है। इसकी इन भुजाओं का भी नाम दिया गया, इस भुजा का भी नाम दिया गया और इन भुजाओं का भी नाम दिया गया, जरूरत पड़ेगी तो हम इसका दोबारा से उपयोग करेंगे। चलिए अब आप लोग यहाँ देखिए, लंबी प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। प्रणालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है, एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है, ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा, ये एक पाइप के जैसी होती है जिसके ऊपर तार के सिरे लपेटे जाते हैं, कुंडली होती है। इसे बनाने के लिए कार्डबोर्ड या चीनी मिट्टी की नलिका के ऊपर तांबे के तार, कार्डबोर्ड होता है जो आपने अगर कभी देखा हो, मोटर्स जो बांधी जाती हैं, बड़ी मोटर होती है, 1 HP 2 HP 3 HP की जो मोटर होती है, उनको बांधते समय, उनको जब मिस्त्री बनाते हैं तो उनके अंदर एक कागज का टुकड़ा लगाते हैं, उसको बोलते हैं कार्डबोर्ड, ठीक है। कार्डबोर्ड या चीनी मिट्टी की नलिका, चीनी मिट्टी मतलब चिकनी मिट्टी, ठीक है, चीनी मिट्टी की नलिका के ऊपर तांबे के तार के बहुत से फेरे, तांबे के तार के बहुत से फेरे सटाकर लपेट देते हैं। सटाकर लपेटने का मतलब है एक दूसरे से मिलाकर के लपेट देते हैं, ठीक है, सटाकर लपेट देते हैं। जब प्रणालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, इसके अंदर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। यदि प्रणालिका लंबी है तथा विद्युत रोधी तार के फेरे, विद्युत रोधी, यहाँ तार दोबारा गया, विद्युत रोधी तार के फेरे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो ऐसी प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में लगभग नगण्य होगा, ठीक है। जिस प्रकार से ये प्रणालिका है, अगर इसके तार के फेरे एक दूसरे को सटा कर या स्पर्श कर रहे हैं तार के फेरे, तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा होगा, और इसके बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो चुंबकीय क्षेत्र एकदम ना के बराबर होगा, ठीक है। जब क्या होगा, जब कुंडली पर तार के फेरे एक दूसरे को स्पर्श करेंगे तो कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा और कुंडली के बाहर चुंबकीय क्षेत्र नगण्य होगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, तो इस बात को मैं दोबारा से पढ़ दूं, तो ऐसी प्रणालिका के बाहर, दोबारा से तथा विद्युत रोधी तार के फेरे एक दूसरे को स्पर्श करे तो ऐसी प्रणालिका के बाहर चुंबक क्षेत्र, ऐसी प्रणालिका के बाहर चुंबक क्षेत्र प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की तुलना में नगण्य होता है। इससे स्पष्ट होता है कि चुंबक क्षेत्र कुंडली के किनारों के अलावा, चुंबक क्षेत्र कुंडली के किनारों के अलावा बीच में एक समान होता है, देखिए जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इसके अंदर चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबक क्षेत्र की बल रेखाएं, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, वो एक साइड से निकलेगी और ऐसे कर्व बनाती हुई वापस जाएगी, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। ये जो चुंबक क्षेत्र यहाँ किनारों पर होगा, किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं कर्व होती है, ठीक है, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग हो सकता है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन बीच में चुंबकीय बल रेखाएं एक समांतर है, एक समान है, तो यहाँ पर चुंबक क्षेत्र एक समान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात लिखी गई है, स्पष्ट है कि चुंबक क्षेत्र कुंडली के किनारों के अलावा बीच में एक समान होता है, तो बीच में एक समान होता है क्योंकि यहाँ बल रेखाएं एक समांतर होती है। चलिए, माना एक लंबी प्रणालिका के प्रति मीटर लंबाई में तार के फेरों की संख्या n है। प्रति मीटर लंबाई क्या होता है, देखिए, सपोज कीजिए ये 3 मीटर की एक प्रणालिका है, ठीक है, 3 मीटर की एक प्रणालिका है, और इस पे तार के फेरे जो लपेटे गए तांबे के, वो हम लोगों ने 1500 तार के फेरे लपेट दिए इस पे, ठीक है। तो प्रति एकांक मीटर लंबाई यानी कि 1 मीटर में इसके तार के फेरों की संख्या हमें निकालनी पड़ेगी। तो 1 मीटर में तार के फेरों की संख्या कितनी आई, 1 मीटर 500 तार के फेरों की संख्या, ठीक है। 3 मीटर में 1500 फेरे तार के और 1 मीटर में 500 फेरे तार के, ठीक है।
अगर हम 1 मीटर में 500 फेरे आ रहे तार के, उसको भी और डिवाइड करें, आधा मीटर में देखें तो आधा मीटर में कितने आएंगे, आधा मीटर में कितने तार के फेरे आएंगे, आधा मीटर में आएंगे 250 तार के फेरे। इसी तरीके से छोटा से छोटा जो मीटर की इकाई होती है, छोटी से छोटी, जैसे कि 1 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो आएगा 1 गुना 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है, 1 गुना 10 की पावर -2 मीटर। तो उसमें भी छोटे से छोटे मीटर इकाई में कितने तार के फेरों की संख्या होती है, उसको कहते हैं प्रति एकांक मीटर में तार के फेरों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया, माना एक लंबी परिनालिका के प्रति मीटर लंबाई में, प्रति मीटर मतलब 1 मीटर में, 2 मीटर में, 3 मीटर में, 4 मीटर में कितने तार के फेरों की संख्या है, ठीक है। और ये तो कुल तार के फेरों की संख्या, एक अगर 4 मीटर की कोई परिनालिका है और उसमें बहुत सारे तार के फेरे हैं, तो 1 मीटर में कितने तार के फेरे होंगे, वो होगी प्रति 1 मीटर लंबाई में तार के फेरों की संख्या। तथा इससे आई एम्पीयर की धारा बह रही है, तथा इसमें आई एम्पीयर की धारा बह रही है। माना एक आयताकार पथ ए बी सी डी है, जिसकी भुजा ए बी परिनालिका के अक्ष के समांतर है। माना एक आयताकार पथ, ये जो आयताकार पथ है ए बी सी डी, जिसकी भुजा, वहां पे देखिए, जिसकी भुजा ए बी परिनालिका के अक्ष के समांतर है, ए बी परिनालिका की अक्ष के समांतर है, तथा भुजा बी सी व ए डी, बी सी व ए डी अब परिनालिका की अक्ष के लंबवत है। ये क्या है, लंबवत है। अब अक्ष कैसे होगी, ऐसे, अक्ष तो हो गई ऐसे, अक्ष तो होती है ऐसे, ठीक है, और भुजा हो गई ऐसे, तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत नहीं होगी, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गई, लंबवत हो गई, ठीक है। तो लंबवत है, जिससे यह माना जा सकता है कि CD परिनालिका से बहुत दूर है, ठीक है, CD क्या है, बहुत दूर है। देखिए यहां दोबारा है, जिसकी भुजा ए बी परिनालिका की अक्ष के समांतर है तथा भुजा बी सी व ए डी परिनालिका की अक्ष के लंबवत और बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, जिससे स्पष्ट हो सकता है, जिससे माना जा सकता है कि भुजा सी डी परिनालिका से बहुत दूर है, तथा आयताकार पथ परिनालिका के किनारों से बहुत दूर है। आयताकार जो ये पथ है, परिनालिका के ये जो किनारे हैं, इनसे बहुत दूर है, ठीक है, इनसे बहुत दूर है, अर्थात आयताकार पथ परिनालिका के बीच में, परिनालिका के बीच में है। तो आयताकार पथ ए बी सी डी में एम्पियर के परिपथीय नियम से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एम्पियर के परिपथीय नियम से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो आएगा बी, रेखीय समाकलन का चिन्ह बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ये एम्पियर का परिपथीय नियम है, ठीक है। किसी भी परिपथ से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, म्यू नॉट इंटू आई। इसमें जितनी वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, इसमें जितनी वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, इस पथ में जितनी वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, इसको म्यू नॉट से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, आयताकार पथ का चुंबकीय क्षेत्र निकल के आ जाएगा। अब देखिए, जहां आई आयताकार पथ में प्रवाहित आयताकार पथ द्वारा घिरी नेट धारा है, आयताकार पथ ए बी सी डी की अलग अलग भुजाओं के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं का योग पथ में परिबंध कुल चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा। यहाँ पे ये बात बताई गई लास्ट लाइन में, अगर हम आयताकार पथ की अलग अलग भुजाओं के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर दें और सबको एक साथ जोड़ दें, ठीक है, सबको एक साथ जोड़ दें, तो वो क्या होगा, वो जो कुल चुंबकीय क्षेत्र आएगा निकल के, वो क्या होगा, आयताकार पथ से परिबंध कुल चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। हम इस भुजा का निकाले, इस भुजा का चुंबक क्षेत्र, इसका निकाले और इसका निकाले, सबको एक साथ जोड़ दे तो वो किसके बराबर होगा, कुल परिपथ, कुल आयताकार परिपथ से परिबंध चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। ये बात यहाँ पर लिखी गई है। अब आप लोग इसका अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करके एक साथ जोड़ोगे तो आ जाएगा तो कुल आयताकार पथ का चुंबक क्षेत्र ये, ठीक है। तो अब इससे आगे लिखा गया अर्थात, तो अभी इस पेज तो है नहीं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर आगे का कार्य करते हैं। चलिए, हो गया, हो तो सब कर दीजिए। अभी देखिए यहाँ लिखा गया था, यदि हम लोग इसमें अलग अलग भुजाओं का चुंबक क्षेत्र निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अर्थात बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर, ये तो हो गया कुल चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये क्या हो गया, आयताकार पथ का कुल चुंबकीय क्षेत्र बराबर सभी का योग करेंगे, सभी का योग कौन कौन सी भुजाओं का योग करेंगे, ये यहाँ से यहाँ समाकलन लगाएंगे ए टू बी, बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर जो ए से लेकर बी तक की जो लेंथ है, इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसका फॉर्मूला हमने लिखा बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर प्लस, इसके बाद हमें चुंबक क्षेत्र चाहिए फिर यहाँ से यहाँ तक का, बी से लेकर के सी तक का, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ
B2C B वेक्टर इंटू DL वेक्टर, फिर प्लस में इसके बाद हम लोग हमें कौन सी पूछना चाहिए, ये वाले निकाल लेंगे पहले A टू D या C टू D कर लीजिए पहले, C टू D समाकलन रखिए, और ये B वेक्टर इंटू DL वेक्टर, फिर प्लस में A टू D, A से D तक का, मैंने उल्टा लिखा, D B वेक्टर इंटू DL वेक्टर। ये पहली भुजा के कारण चुंबक क्षेत्र है, ये दूसरी भुजा के कारण है, ये सीधी भुजा के कारण है, और ये एडी भुजा के कारण चुंबक क्षेत्र है, ठीक है। और ये है आयताकार पथ का कुल चुंबक क्षेत्र। आगे बात समझ में, ठीक है। अब हम लोग इनमें लिखते हैं कि सबसे पहले मैं इसके बारे में लिखूंगा B2C, B से लेकर C तक का B वेक्टर इंटू DL वेक्टर, चुंबक क्षेत्र के ये जो चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होगा B से C, मैं यहाँ लिखूँ BC भुजा, भुजा चुंबक क्षेत्र चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय BC, और एक और भी है, एक मिनट, एक तो ये हो गई लंबवत वाली BC, और एक हुई A टू D कोमा A से D B वेक्टर इंटू DL वेक्टर, दोनों दोनों A टू P टू C कोमा A टू D, दोनों भुजाएं चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत हैं, अतः थीटा बराबर 90 डिग्री, अर्थात थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे हैं और अक्ष ये जो आयताकार पथ की जो लाइन है BC वो ऐसे है, ठीक है, B से C, और ADB कैसे है, ऐसे है, तो इनके बीच में यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 हो गया, यहाँ लिख लीजिए B2C B, अब इनका वेक्टर रूप हटाएंगे, वेक्टर हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा डॉट DL cos थीटा, थीटा की जगह में रखूंगा 90, फिर प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा A टू D और B डॉट DL cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, और 0 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस बात को हम वहां पे लिखेंगे, ठीक है, उसमें लिखेंगे उस लाइन में, इसको इक्वेशन नंबर 30 कह लीजिए, समीकरण नंबर 30 ऐसे हो गया। अब इसके बाद फिर ये वाली जो भुजा है CD C टू D B वेक्टर इंटू DL वेक्टर, परिनालिका से बहुत दूर है, अतः C2D B वेक्टर इंटू DL वेक्टर बराबर 0, ठीक है, यहाँ भी 0 कर दूं, बराबर में 0 ही कर दूं यहाँ भी, क्योंकि ये 90 0 हो जाएगा, ये 90 0 हो जाएगा, बराबर में 0, ठीक है। और ये परिनालिका, ये जो लाइन है CD, ये परिनालिका से बहुत ज्यादा दूर है, तो इसका चुंबक क्षेत्र क्या होगा इसका 0, ठीक है, क्योंकि परिनालिका से बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बिल्कुल नगण्य होता है, तो हम लोगों ने यहाँ ये 0 मान लिया। अब बचा क्या, अब बचा ये A टू D B वेक्टर इंटू DL वेक्टर, अब यहाँ लिखेंगे क्योंकि AB भुजा परिनालिका के भीतर व चुंबक क्षेत्र चुंबक बल रेखा चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर है, अर्थात थीटा बराबर 0, तो यहाँ लिखेंगे तो B वेक्टर इंटू DL वेक्टर इज इक्वल टू A टू B वेक्टर इंटू DL वेक्टर प्लस में 0 प्लस 0 प्लस 0, ये हो, ठीक है, इसके स्थान पे भी 0, इसके स्थान पे भी 0 और इसके स्थान पे भी 0, ये आ गया, ठीक है। ये 0 क्यों आया, क्योंकि B से C क्या है, एंगल बनेगा यहाँ 90 डिग्री, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा cos 90 0, और ये जो भुजा है यहाँ पे A से D के बीच में भी एंगल कितना है 90 डिग्री, जिसके कारण cos 0, ठीक है, और ये भुजा बहुत दूर है जिसके कारण ये A टू D क्या हो जाएगा, ये भी 0, तो यहाँ पे तीनों के स्थान पे लिखा गया 0। अब 0 को तो आप क्लियर कर दो, ऐसे साफ कर दो, क्या फर्क पड़ता है, तो ये आ गया B वेक्टर इंटू DL वेक्टर इज इक्वल टू A टू D वेक्टर इंटू DL वेक्टर, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A टू B इंटू DL cos 0 की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा B वेक्टर इंटू DL वेक्टर तो हटी, इनका तो आएगा ऊपर वेक्टर, बराबर में आ जाएगा B इंटू DL, B बाहर ले लेंगे, A B अंदर बचेगा DL, ठीक है, अंदर बचेगा DL,
डीएल बराबर क्या ले लेते हैं, देखिए यहां हम छोटे छोटे इसको मान लेते हैं डेल्टा एक्स दूरी, ठीक है। इसको हम छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना हुआ मानते हैं कि भाई ये छोटे छोटे टुकड़े डेल्टा एक्स से मिलकर बना हुए एक रेखा है, भुजा है, ठीक है। अगर हम सारे के सारे या एल लेंथ भी ले सकते हैं, डीएल डीएल भी लिख सकते हैं, डीएल मतलब छोटी लेंथ, ठीक है। डीएल मतलब भुजा की लघु लंबाई, एक छोटी सी लंबाई। हम लोग यहाँ से यहाँ तक की इसकी कुल दूरी को एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी को एक्स मान लेते हैं। अगर हम छोटे छोटे डीएल 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 को प्लस करेंगे, बहुत सारे डीएल को प्लस करेंगे तो ए से बी तक की भुजा बनकर तैयार होगी। तो इस बात को हम यहाँ चूंकि लिख लेते हैं, माना ए बी भुजा की लंबाई एक्स है तो ए टू बी डी एल इजिकल टू एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ क्या हो जाएगा, बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर इजिकल टू बी इंटू एक्स। ये क्या आ गया, ये आ गया उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र, आयताकार पथ से परिबद्ध चुंबक क्षेत्र आ गया, ये निकल, ठीक है। यहाँ लिख दूं समीकरण नंबर 2, ठीक है। और यहाँ लिख दूं यह आयताकार पथ से परिबद्ध चुंबक क्षेत्र है, चुंबक क्षेत्र है, ठीक है। इस बात को लिख सकते हैं। आगे बात समझ में, चलिए आप लोग नोट कर दिया होगा ये कपड़ा कहाँ रख दिया, मैं इसको प्लेन कर दूं, ये लो। अब इस तरह का ध्यान बी एम्पियर के परिपत्य नियम तथा एम्पियर के परिपथ्य नियम के अनुसार बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर होता है म्यू नोट इंटू आई, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले लिखा था, ठीक। ये एम्पियर के परिपथ्य नियम के अनुसार, इसको समीकरण कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, ठीक है। ए कह लीजिए एम्पियर के परिपथ्य नियम अनुसार, ठीक है। चलिए अब एम्पियर के परिपथ्य नियम अनुसार ये है, हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इन दोनों चुंबकीय क्षेत्र, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र और ये वाला चुंबकीय क्षेत्र, दोनों के इक्वल रखते हैं, ठीक है। अगर एम्पियर के परिपथ्य नियम से देखा जाए तो आयता अब समीकरण ए व दो की तुलना करने पर तो ये आ जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ भी बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर म्यू नोट आई है, और यहाँ बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर क्या है, बी एक्स। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बी एक्स इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 3 बोल दीजिए। आगे बात समझो, बी एक्स इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई। आप लोग इसको कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे आगे का कार्य करते हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये। चलिए हो गया, हो गया। चलिए देखिए एम्पियर का परिपथ्य नियम bx म्यू नॉट इनटू आई, ये हो गया, ठीक है। समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ माना 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 क्या, हमें तो पता है, हम जानते हैं कि परिनालिका के प्रति मीटर लंबाई में तार के फेरों की संख्या x है, तार के फेरों की संख्या n है, तार के फेरों की संख्या n है, तो x मीटर भुजा, x मीटर परिनालिका की भुजा में तार के फेरों की संख्या nx होगी। ये बात भी ठीक है, ठीक है, nx होगी। यदि तार में प्रति एकांक मीटर में कितने हैं, n फेरे हैं, ठीक है। तो जितनी इसकी तार की लंबाई है उस लंबाई के हिसाब से इसमें जितने मीटर बनेंगे, इसमें जितनी x मीटर लंबाई है उसमें क्या कर देंगे, n की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगी, n x मीटर लंबी तार में x मीटर भुजा में तार के फेरों की संख्या आ जाएगी, ठीक है।
ये हो गई एनएक्स। अब हमें क्या निकालना है, तार में प्रवाहित धारा। हम मानते हैं हमारा प्रत्येक तार के फेरे में प्रवाहित वैद्युत धारा आई नोट है, तो 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 भुजा एक्स, तो भुजा लिखते हैं, यहाँ पे तार लिखते हैं, तो एन एक्स तारों में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा कितनी हो जाएगी, आई इजकल टू कुल वैद्युत धारा, आई इजकल टू एन एक्स इंटू आई नोट, या ठीक है, एन एक्स इंटू आई नोट, या ठीक। अब आई की वैल्यू हम समीकरण 3 में पुट करते हैं, आई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखो भैया, ये हो जाएगा बी एक्स इजिकल टू एन म्यू नोट इंटू आई, आई की जगह पे एन, एक एन है एक एक्स है इसमें, ये वाला एक्स है, ठीक है, एन इंटू एक्स आई नोट, ठीक है, यहाँ से बी बराबर हो जाएगा म्यू नोट एन एक्स आई अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, बी बराबर आ जाएगा म्यू नोट इंटू आई इंटू एन, एन इंटू आई, ऐसा लिख सकते हैं। आई नोट नहीं लिखेंगे यहाँ, हाँ आई नोट तो लिख देंगे, सॉरी गलती हो जाएगा, ठीक है, आई नोट एक फेरे में प्रवाहित वैद्युत धारा, ये हमारा परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकल के आया है, ठीक है, ये क्या है हमारा परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इससे आगे का लिखते हैं, इस सूत्र से स्पष्ट है कि परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय अक्षेत्र परिनालिका के व्यास तथा लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है। देखिए व्यास जितना ज्यादा होगा, कुंडलिका परिनालिका का जितना ज्यादा व्यास होगा उतना ही ज्यादा तार लेके जा सकता है, और जितनी लंबी होगी परिनालिका उतने ही तार के फेरे इसमें अधिक होंगे, और जितने तार के फेरे अधिक होंगे उतना ही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा, क्योंकि ज्यादा तार के फेरे होंगे तो ज्यादा वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके नोट लीजिए, आगे का कार्य करते हैं इसके बाद। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक का नंबर आता है लोरेंज बल्ब। लोरेंज बल्ब क्या है, वैसे इससे पहले टोरॉइड आना था, ठीक है, टोरॉइड एक गोल टायर सा होता है, उसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र चेक करना था, लेकिन अब की बार वो हटा हुआ है, ठीक है, अब की बार क्या पिछले 2-3 साल से वो हटा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए हमने वो छोड़ दिया, ठीक है। इंपोर्टेंट है, वैसे पढ़ाया जाएगा आपको भी इसी, लेकिन छोड़िए, जो हट गया उसको रहने दीजिए। लोरेंज बल्ब देखिए, ठीक है, लोरेंज बल्ब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल या लोरेंज बल्ब नियम। देखिए जब कोई एक समान क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई आवेशित कण गति करता है, तो गति करते समय उस पर एक बल आरोपित होता है जिसका नाम होता है लोरेंज बल, ठीक है, वो पंखा बंद कर दो वहां, जिसका नाम है लोरेंज बल। आगे बात समझ में, ठीक है। अब लोरेंज बल को कैसे डिफाइन किया जाएगा, देखिए जैसे कि मान लीजिए ये एक लंबवत प्रक्रिया है, जिसको समझने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए हम लोगों ने एक चित्र बनाया है। अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र बी, कौन है हवा, हवा का इतना प्रेशर है, चल कोई, तो लगा चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा ऐसे है, और यदि कोई कण पीछे से इस दिशा में गति करता हुआ है तो उस पर बल ऊपर की तरफ लगेगा। देखिए अगर कोई कण ऐसे, कोई चुंबकीय क्षेत्र तो हो ऐसे इस दिशा में, ठीक है, और कण पीछे से गति करता हुआ इस दिशा में ऐसे आ जाए आगे की तरफ, ठीक है, तो इस कण पर, ये जो कण है इस कण पर बल लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। ये कण पीछे से गति करता हुआ आएगा और ऊपर की तरफ गति करना शुरू कर देगा, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। ये कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे, और कण की गति करने की दिशा ऐसे, ये कण, ये ब्लैक कलर का जो कैप है ये कण है, ठीक है, कण ऐसे आएगा, ऐसे यहाँ पीछे से, यहाँ पीछे आएगा कण, और ये ऊपर की तरफ चलेगा, ऊपर की तरफ। हम आपको इसको एक इंस्ट्रूमेंट बनाया हम लोगों ने, उसके जरिए भी आप लोगों को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम दिखा देते हैं, उसके बाद बात करेंगे आगे की।
देखिए ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, मैं भी आना चाहूंगा। देखिए ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, जिसकी दिशा हम लोगों ने दिखाई है नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। ये एक तल है और इसके नीचे अगर हम चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेगी, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ठीक है। अब इन चुंबकीय बल रेखाओं में यदि कोई कण गति करता हुआ, ठीक है, यदि कोई कण गति करता हुआ इसके अंदर आ जाए चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, तो देखिए गति करने के कण की दिशा में दिखा दूं, कण की दिशा जो होगी वो एकदम चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगी। इस दिशा में ऊपर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ऊपर की तरफ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ये चीज को देखो हम ऐसे मोड़ के यहाँ पर इस तरीके से कर लेते हैं। अब इसमें एक तो होगी कण के चलने की दिशा और एक होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। देखिए ये जो हिस्सा है, ये जो मुड़ेगा, तो पास आके दिखा भाई, ये जो हिस्सा है, ये जो लाइन है, ये चुंबकीय क्षेत्र को शो करेगी, ये हिस्सा जो है ये बल को डिनोट करेगा। देखिए इसमें कुछ लाइनें आपको ऐसे वर्टिकल दिखाई दे रही होंगी, ठीक है, लंबवत दिखाई दे रही होंगी, ये चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, इस दिशा में ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ये जो ऊपर की तरफ सीखे निकली हुई है, लाइनें निकली हुई है, ये है बल की दिशा। अब ये किसका कार्य कर रही है, बल की दिशा, ठीक है। आवेशित कण, यदि इस पर कोई कण आए, ठीक है, कण कोई भी आएगा, वो कण इसके अंदर अगर इस साइड से एंट्री करेगा, ठीक है, देखिए बल की दिशा ऊपर की तरफ होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ हो गई, ठीक है, तो जो भी कण इसके अंदर एंट्री करेगा वो कण इसके अंदर ऐसे यहां से इस दिशा से एंट्री करेगा, यहां से, ठीक है। और जो कण इसके अंदर चलेगा वो कण गति करता हुआ ऐसे ऐसे रोटेट करता हुआ आगे इसमें पूरे में निकल जाएगा, ठीक है, इसके अंदर ऐसे रोटेट करता हुआ पूरा का पूरा इसके अंदर से बाहर निकल जाएगा, ठीक। ऐसे हम इसके अंदर एक कण को गति करते हुए दिखाते हैं कि कण कैसे गति करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। ये देखिए यहाँ पे आगे आगे दिखा, इस पर फोकस कर। ये देखिए जब कोई कण इसके अंदर गति करेगा तो गति करता हुआ कण इस तरीके से आगे की ओर वृद्धि करेगा, आगे की ओर चलता जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे कण आगे की ओर चलता हुआ जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से कण गति करता है, ठीक है। अब इसमें तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि भाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इसने गति की है, ठीक है। चलिए हम एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट दिखाते हैं आपको, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए वैसे तो हम भाई बिल्कुल जुगाड़ी आदमी है, ठीक है, कुछ ना कुछ करके जुगाड़ बिठाई दें। चलो देखो तुम इसमें देख सको, ये यहाँ पर तीनों चीजों को लंबवत दिखाएगा। ये है चुंबकीय क्षेत्र, ये लाइन चुंबकीय क्षेत्र को शो करेगी, ये कण की गति को शो करेगी, ठीक है, जब कोई कण गति करता हुआ इसके अंदर आएगा, ठीक है। और ये जो ऊपर की तरफ लाइन निकली हुई है और नीचे की तरफ जो लाइन निकली हुई है ये शो करती है कण पर लगने वाले बल की दिशा को, ठीक है। अब सपोज कीजिए कोई कण गति करता हुआ इस तरीके से, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे, बल की दिशा ऊपर की तरफ, ठीक है। जब कोई कण गति करता हुआ इस कण के अंदर आएगा तो वो इस क्षेत्र के अंदर आएगा तो वो कण गति करता हुआ ऐसे ना तो सीधा जा पाएगा, कण की दिशा हम लोगों ने दिखाई ना, ऐसे कण की दिशा ऐसे सीधी नहीं जा पाएगी, ठीक है, ये सीधा कण नहीं जा पाएगा, सीधा नहीं जाएगा, इस पर फोर्स लगेगा। फोर्स कैसे लगेगा, ऊपर की तरफ। तो ये कण यहाँ ऐसे गति करता हुआ ऊपर की तरफ पलायन करेगा, ऊपर की तरफ चलेगा ऐसे, ठीक है। ये कण ऐसे गति करता हुआ एंट्री करेगा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर और ऐसे 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 रोटेट करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। जब ये ऊपर की तरफ रोटेट करेगा, देखो हम तो ज्यादा करके दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम इस तरीके से यहाँ दिखा सकते हैं। देखिए इसके लिए एक वृत्तीय पथ भी होता है, ठीक है, ये एक पथ पर गति करता है, जैसे कि कण ने इसके अंदर एंट्री करी और ये कण यहाँ इस तरीके से गति करता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से गति करता हुआ ये कण आगे की ओर बढ़ता चले जाएगा ऐसे, ये कण गति करता हुआ ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। ये जो फोर्स लग रहा और इस फोर्स के कारण जो इस बल इसके कण के चलने की जो दिशा में परिवर्तन हुआ इसी को कहें लोरेंज बल, ठीक है। कण आया ऐसे था लेकिन चला कैसे, ऐसे ऐसे रोटेट करता हुआ इस तरीके से चला, ठीक है, और उसकी दिशा चेंज हो गई, कण के चलने की दिशा चेंज हो गई, ठीक है। पहले वो सीधा जा रहा था, अब वो ऐसे रोटेट करता हुआ स्लो मोशन में आगे की तरफ बढ़ता गया, ठीक है। अब इस पर फोर्स कहां अप्लाई हो रहा है, जब कण ऐसे जा रहा था इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, और जब कण ऐसे ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक, तो इसे कहते हैं लोरेंज बल। ये लोरेंज बल के कारण ही कण ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है, जो क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र की वजह से होता है। चुंबकीय क्षेत्र और किसी कण के चलने की दिशा यदि एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत हो, एक दूसरे के लंबवत है, तो वहां लोरेंज बल उत्पन्न होता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र और कण की दिशा एक ही हो तो लोरेंज बल उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। तो लोरेंज बल को आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए अब हम लोग बोर्ड पर समझ लेते हैं। तो चलिए अब आप लोग यहाँ देखिए, तो जो हम लोगों ने अभी अभी देखा वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। वास्तव में जिस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया बोर्ड पे तो ऐसे दिखाया है तो 3D पेंटिंग में, ठीक है, कि कण पर बल ऊपर की तरफ है, दिशा इस तरफ है, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ और वेग इस तरफ है, ठीक है। इसको हम अपने बाएं हाथ के पंजे को इस तरीके से फैला करके देख सकते हैं, ठीक है। कण पर जो भी कण यहाँ पर होगा, बीच में कण आएगा, उस कण पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होनी चाहिए, उसकी गति करने की दिशा ये होनी चाहिए, और उस पर लगने वाले बल की दिशा ऊपर की तरफ होगी, जिसके कारण क्या होगा, कण जो भी कण होगा
वो गति करता हुआ ऐसे 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 रोटेट करने लगेगा। ठीक है, क्या करने लगेगा? रोटेट करने लगेगा। इस तरीके से रोटेट करता हुआ वो आगे की तरफ बढ़ेगा। ये देखिए ऐसे ऐसे रोटेट करता हुआ कण आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो बल की दिशा है ये हमें समझनी चाहिए। और ये बल लगता क्यों है? अब बात आती है बल लगता क्यों है। देखिए ये कण है और कण कैसा होना चाहिए? आवेशित कण। आवेशित कण, गतिमान आवेश क्या होता है? गतिमान आवेश होता है विद्युत धारा के समान। ठीक है, गतिमान कण की भी क्या होगा? विद्युत धारा के जैसे ही होगा। और विद्युत धारा क्या करती है? अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, जिसके कारण ये चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, लोरेंज बल उत्पन्न होता है। कैसे होता है? देखिए जब कोई कण इस तरीके से रोटेट करेगा, ठीक है, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न विद्युत धारा के समान हो गया। नहीं तो आवेशित कण क्या हो गया? आवेशित कण यदि गति कर रहा तो विद्युत धारा के इक्वल हो गया। और विद्युत धारा अपने चारों ओर करती है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र इस कण के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को एक दूसरे से प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, एक दूसरे से क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। उस प्रतिकर्षण के कारण ही बल लगता है। और प्रतिकर्षण बल कहाँ लगता है? ऊपर की दिशा में, ऐसे ऊपर की दिशा में। जैसे ही कण ऊपर की तरफ चला जाता है, ये देखिए कण जैसे ही नजदीक आता है चुंबकीय क्षेत्र के, तो प्रतिकर्षण बल लगता है ऊपर की तरफ। और जैसे ही कण दूर चला जाता है, चुंबकीय क्षेत्र से दूर चला जाता है, तो कण पर फोर्स हो जाता है कम, कण आ जाता है नीचे। ठीक है, और कण नीचे आ जाएगा, फिर से चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आ गया, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आएगा तो प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, ये फिर से ऊपर जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर कण दूर हो गया, चुंबकीय क्षेत्र से दूर हो गया, दूर होने के बाद प्रतिकर्षण घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कण नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा, फिर से चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आ गया, फिर से इसमें प्रतिकर्षण लगेगा, फिर ये आगे की तरफ ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रोटेट करता रहता है, बार 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 ऐसे इस तरीके से रोटेट करता रहता है। आगे बात समझ में? ठीक, तो इस प्रकार से है। तो चलिए लोरेंज बल को देख लेते हैं एक बार। लोरेंज बल एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर या लोरेंज बल। ठीक है, तो इसमें देखिए जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करता है तो कण पर एक बल आरोपित हो जाता है जिसे लोरेंज बल कहते हैं। इस बल की दिशा चुंबक क्षेत्र तथा कण के चलने की दिशा दोनों के लंबवत होती है। ठीक है, चुंबक क्षेत्र की दिशा ये रही, कण के चलने की दिशा ये रही, और दोनों के लंबवत होगी चुंबक इसकी बल की दिशा। ठीक है, अब आगे देखिए, माना कि एक कण जिस पर प्लस क्यू आवेश है, यह चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित है। बी चुंबकीय क्षेत्र बी में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत बी वेग से गति कर रहा है। ठीक है, माना कि एक कण जिस पर आवेश प्लस क्यू है, यह चुंबकीय क्षेत्र बी में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत बी वेग से गति कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर बी वेग से गति कर रहा है, तो इस कण पर लगने वाला लोरेंज बल F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होगा। क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखिए लोरेंज बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। किस किस बातों पर निर्भर करता है? लोरेंज बल समानुपाती होता है बी के। जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना ही ज्यादा लोरेंज बल होगा। लोरेंज बल समानुपाती होता है आवेश के। ठीक है, कण पर गतिमान आवेश, कण पर जितना अधिक आवेश होगा उतना ही अधिक लोरेंज बल होगा। ठीक है, आइए अब इससे आगे। लोरेंज बल समानुपाती होता है वेग के। जितना अधिक कण का वेग होगा उतना ही ज्यादा वो क्या करता है? उतना ही ज्यादा लोरेंज बल होता है। और ये जो साइन थीटा दे रखा है, ये साइन थीटा होता है कण के चलने की दिशा, यानी कण के वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच की दिशा के बीच का जो कोण होता है वो होता है साइन थीटा। यहाँ पर आप लोग देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है बी, और ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कण की दिशा है, चलने की दिशा है वी, ऐसे आगे की तरफ। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से ऐसा बन रहा है। ये क्षेत्र की दिशा होगी और ये आगे की तरफ होगी वेग की दिशा। ठीक है, वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो ये एंगल बनेगा यहाँ पे, ये 90 डिग्री का एंगल बैठता है यहाँ पे। ठीक है, 90 डिग्री। तो ये जो एंगल होता है ये होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर ये साइन थीटा रखा है। ठीक है, अब ये बात यहाँ लिख कर भी दिखाई गई ऐसे, अर्थात बल चुंबकीय, अर्थात लोरेंज बल चुंबकीय क्षेत्र बी, कण के आवेश व कण के वेग v तथा v व v के बीच बने कोण के समानुपाती होता है। देखिए दोबारा से, अर्थात लोरेंज बल चुंबकीय क्षेत्र b,
कण के आवेश क्यों व कण के वेग v तथा b व v के बीच बने कोण के समानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात F समानुपाती क्यों v sin थीटा। अब यहाँ समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हमें लगाना पड़ेगी कोई कांस्टेंट वैल्यू यानी कि k। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ k का यूज किया। k है माध्यम का प्रवैद्युतांक। ठीक है, माध्यम का प्रवैद्युतांक। यदि हम इसे किसी माध्यम में रखेंगे तो k की वैल्यू अलग अलग होगी, और यदि हम लोग इसको निर्वात में रखें, इस सिस्टम को पूरे के पूरे को लोरेंज बल अगर हम निर्वात में देखेंगे तो k की वैल्यू होगी 1। ठीक है, क्योंकि निर्वात के लिए k का मान 1 होता है। अतः k की वैल्यू यदि हम 1 रखें तो F बराबर क्या हो v sin थीटा ये होगा। अब इसको वेक्टर रूप में भी लिखा जा सकता है। वेक्टर रूप में क्या होता है, वेक्टर मतलब इनको दिशाओं के रूप में निरूपित किया जा सकता है। वेक्टर f की दिशा ऊपर की तरफ, क्यों v क्रॉस b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। यहाँ से साइन थीटा हट गया। ठीक है, साइन थीटा को हटाया गया है। साइन थीटा जब यहाँ क्रॉस लगाया जाता है तो साइन थीटा नहीं लगाया जाता। ठीक है, अब ये वेक्टर रूप में है। अगर हम लोग यहाँ से वेक्टर क्रॉस हटाते तो यहाँ साइन थीटा लगेगा। ठीक है, अब ये वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार से लिखेंगे। आगे आप लोगों को बात समझ में, अगर आप लोगों को ये बातें समझ में आ चुकी हैं, ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर आगे का कार्य करते हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट? तो चलिए स्क्रीनशॉट तो हो गया। अब आप लोग देखिए, अगर वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा तो इसलिए आज हम लोग यहीं पे लेक्चर को समाप्त करते हैं। और जितना आप लोगों ने देखा आप लोग इसको नोट कीजिए अच्छे से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, और आपको सारी चीजें समझ में आई हो, तो अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, यूं ही हम धीरे धीरे करके पूरी फिजिक्स को इसी चैनल पर समाप्त करेंगे। ठीक है, धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।